हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 26 मार्च 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़। इकोनॉमिक इन न्यू फिजिकल, तो आरबीआई स्टेज विथ फोरकास्ट सेज सर्ज वॉन्ट इम्पैक्ट ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, तो इनका ये कहना है कि जो न्यू वेव है कोरोना वायरस की इन्फेक्शंस की, तो ये इससे इकोनॉमिक रिकवरी जो है इम्पैक्ट नहीं होगी। और आरबीआई का जो रिसेंट 10.5% का ग्रोथ फोरकास्ट था वो ऐसे ही रहेगा 2021-2022 जो फिजिकल ईयर्स है उसके लिए। एंड द आरबीआई गवर्नर्स एश्योरेंस कम्स इन द वेक ऑफ एप्रीहेंशंस अबाउट सर्जिंग न्यू कोविड इन्फेक्शंस लॉकडाउन, क्योंकि काफ़ी सारी सिटीज़ में हो गया है। एंड द सेंसेक्स इन मैनी प्लंज्ड ओवर 1600 पॉइंट्स। तो इनका ऐसा कहना है कि इनको कोई भी डाउनवर्ड देखने को नहीं मिल रहा है, जो 10.5% की ग्रोथ मतलब इन्होंने एजम्पशन किया था इस वाले फिजिकल ईयर के लिए। एंड टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर इन ढाका विजिट टुडे, हसीना एडवाइजर इंडिया इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेबर। तो ढाका की विजिट पे प्राइम मिनिस्टर हैं और हमें पता है कि तीन चीज़ें, जो तीन मेजर इवेंट हैं वो क्या है। बांग्लादेशी जो वहाँ के बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन जिनको बोला जाता है फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान, तो उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी है। इसके अलावा 50 ईयर्स हैं किसके, जो लिबरेशन एक मिली है पाकिस्तान से आज़ादी 1971 में बांग्लादेश को, और हमारे भी डिप्लोमेटिक टाइज़ इंडिया के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं तो वो सारे एक साथ ही होंगे। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड फॉरेन मिनिस्टर एडवाइज़र गोवर रिजवी, तो इन्होंने काफ़ी सारे जो दिल्ली के कंसर्न है बीजिंग को लेके उस चीज़ को भी मतलब ध्यान में रखा है। एंड काफ़ी ज़्यादा ढाका माइंडफुल है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, इंडिया की सेंसिटिविटी के लिए टुवर्ड्स बीजिंग्स मूव इन बांग्लादेश। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट दिए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होगी, क्योंकि कोविड-19 का जब से ब्रेकआउट हुआ है तो सारी चीज़ें आपको बताया कि वर्चुअल मोड में ही चल रही हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि पहली बार ऐसा है कि जब 2015 के बाद मतलब ये सेकंड विजिट है प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं कि जैसे मतलब हम इस तरह की सिचुएशन, हम वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि हम इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते जहाँ पे मतलब हमको क्या करना पड़े। श्रीलंका और जैसे जिबूती ने जो किया था कि बहुत सारा लोन लेके और उसके बाद वो पे भी नहीं कर पाए थे, एक डेट ट्रैप में फंस गए थे चाइना के, तो उस तरीके की सिचुएशन हम नहीं करेंगे। और इन एक्सपेंस ऑफ इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे जो चाइना के साथ रिलेशन है वो इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट तक ही कन्फाइंड है, जो जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इंडिया के साथ हमारे रिलेशन मतलब वे मोर देन दैट हैं। सो ओवर द नेक्स्ट 2 days इन बांग्लादेश जो टॉक हैं वो जो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ नेशन शेख मुजीब 100 बर्थ एनिवर्सरी, और ये जो ढाका में आउटसाइड ऑफ द ग्रेव है मुजीबुर रहमान की, तो वहाँ पे भी जाएंगे। फिर टेम्पल है, ठीक है, वहाँ पे भी जाएंगे। श्राइन है एक मटुआ कम्युनिटी का, तो वहाँ पे भी विजिट होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये विजिट होंगी। इसके अलावा कुछ जो कंसर्न है, जो हमारे क्लोजर टाई हैं उसके बारे में भी बात की, और जो कुछ कंटेंशन वाले इश्यूज थे जैसे एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का जो इशू था, तो इसमें ये था कि यहाँ पे इनका कहना है कि ये इंडिया की इंटरनल एक्सरसाइज है। वाई शुड वी इंटरफेयर और रेज दिस इन आर बायलैटरल रिलेशनशिप, तो हम अपने द्विपक्षीय संबंधों में इस इशू को क्यों रेज करें। और अगर मतलब कुछ भी होता है कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ नंबर दैट आर बीइंग क्लेम टर्न आउट टू बी बांग्लादेशीज, तो जनरली वो बांग्लादेशीज होंगे, और वो ऑब्वियसली हम उनको क्या करेंगे, होम प्रोवाइड करेंगे, हम उनको वापस ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे की गई हैं, और ये बोला है कि हम इंडिया जो है मतलब एटलीस्ट वो फोर्सफुली नहीं करेगा, जैसे म्यांमार अभी कर रहा है, रोहिंग्या को वहाँ से निकाल के और पीपल को स्टेटलेस बना रहा है। तो दिस इज़ नॉट इंडियाज़ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इसके अलावा अभी जब जैसे मीटिंग कंक्लूड होगी तो उसके बाद भी बहुत सारे पैक्ट वगैरह साइन होंगे कि क्या क्या चीज़ें बातें हुई, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और 2-3 एडिटोरियल तो आज पूरे बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन पे ही हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो सम बांग्लादेशी मे हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द इस्लामिक स्टेट, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ घटनाएं हुई थी, है ना, अटैक हुए थे, तो तब उन्होंने बोला कि लेकिन हमने उनको इन्फिल्ट्रेशन अपनी सोसाइटी में नहीं करने दिया, एंड वी वर वेरी विजिलेंट। इसके अलावा म्यांमार मस्ट टेक इट्स ओन पीपल बैक, एंड
उनको मतलब ये लगता है कि जो म्यांमार है वो रोहिंग्या उन वापस चले जाने चाहिए वहीं। और वो मतलब हमेशा प्रोमिसेस करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाते। नॉट अ सिंगल रोहिंग्या हैज़ गॉन बैक येट। और हम इंडिया के जो रोल है वो अप्रिशिएट करते हैं, बांग्लादेश का ऐसा कहना है कि जस्ट एज वी अप्रिशिएट चाइनाज रोल, तो चाइना का भी अप्रिशिएट करते हैं, इंडिया का भी, है ना, क्योंकि ये क्या कर रही है म्यांमार, म्यांमार जो कर रहा है मतलब रोहिंग्या के साथ, उस चीज़ को मतलब ये कंट्रीज़ भी टैकल कर रही हैं। इंडिया ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, हेल्प किया है इन दिस इशू। इसके अलावा अगर बात करें दूसरा जो मेन हमारे बीच में थोड़ा सा कंसर्न का जो इशू है वो तीस्ता वाटर रिवर शेयरिंग को लेकर है। एंड इनॉर्मस इरिटेंट है हमारे ये बायलैटरल टाइज का, लेकिन यहाँ पे यही बोला है कि एक तरीके से यही हमारी एक अच्छी जो रिलेशनशिप है उसका एक सिंबल है फेलियर का बिटवीन द टू कंट्रीज़। लेकिन अब ये एग्रीमेंट ये साइन हो जाता है, दोनों ही जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों में एक मतलब बन जाता है अगर कुछ भी कंसेंसस, तो ये जल्दी ही साइन हो जाएगा और ये भी जो रेमिनेंट था ये भी चला जाएगा। देन बॉर्डर किलिंग्स पे जो मतलब हो रही हैं, जो बॉर्डर पे लोगों की जाने जा रही हैं, तो यहाँ पे ये बोला है कि गुड फेंसेस यहाँ पे होना चाहिए। अगर इंडिया क्या करे, अपने जो बॉर्डर फेंसिंग है उसको कंप्लीट कर दे, तो ये गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, है ना। तो ये हमारे जो क्रॉस बॉर्डर और जो इलीगल्स एक्टिविटीज़, ऑल सॉर्ट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़, ये सारे दूर हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश के द्वारा। इंडिया से ये एक्सपेक्टेशन है, तो हम सोच सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या करना चाह रहे हैं, मतलब क्या करवाना चाह रहे हैं इंडिया से। तो बांग्लादेश एट द 50, बांग्लादेश सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वही सब बातें हैं यहाँ पे कि जीडीपी जो बांग्लादेश की अगर देखें अबाउट 3% इन द 1970s, अबाउट 7% इन 2010, इट क्रॉस्ड 8% जस्ट बिफोर द पैंडमिक सेट इन। तो पैंडमिक में रिवाइव करने वाली कंट्री एकमात्र एक तरीके से बांग्लादेश ही रही। एंड द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये भी हमें पता होना चाहिए कि अभी हमारे यहाँ पे जो गांधी पीस प्राइज़ होता है तो वो भी मुजीबुर रहमान को दिया गया और एक ओमानी जो है उनको दिया गया, है ना। तो ये है, और इनके बारे में लिखा है कि कब से क्या स्टार्ट हुआ, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल किस तरीके से चली बांग्लादेश में। और यहाँ पे ये वर्चुअल समिट के बारे में बात की जा रही है 2020 में जो हुई थी शेख हसीना के बीच में और प्राइम मिनिस्टर के बीच में ऑफ द इंडिया। सो की पिलर मतलब बांग्लादेश को ये बोला था कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का की पिलर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1970 में रहमान की जो पार्टी थी वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीती थी पाकिस्तान के जनरल असेंबली इलेक्शंस में। सो नेक्स्ट न्यूज़, आर्मी क्राइटेरिया सिस्टमेटिकली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। रिसेंटली क्या था कि गवर्नमेंट ने मतलब ये डायरेक्ट किया था, इंश्योर किया था कि जो वुमेन शॉर्ट सर्विसेज ऑफिसर होंगी उनको परमानेंट कमीशन आर्मी में दिया जाएगा, इंक्लूडिंग जो कमांड पोस्टिंग होती है वो भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ जो वुमेन थी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया, मेडिकल टेस्ट में उनको मतलब फेल कर दिया गया और फिर वो बाहर हो गई। तो उनकी कुछ प्ली थी, तो यहाँ पे यही चीज़ मतलब बोली है कि जो आर्मी का जो क्राइटेरिया है वो सिस्टमेटिकली क्या करता है, भेदभाव करता है महिलाओं के साथ, है ना। और वी मस्ट रिकोगनाइज हेयर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी हैव बीन क्रिएटेड मेल्स एंड फॉर मेल्स, कि जो हमारे सोसाइटी है, ठीक है, वो हमारा जो वर्ड है वो पुरुषों के द्वारा ही बनाया गया और किसके लिए, पुरुषों के लिए ही बनाया गया। सो अभी हमें मतलब ये देखना है कि सर्टेन स्ट्रक्चर दैट मे सीम टू बी नॉर्म एंड मे अपेयर टू बी हार्मलेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडियस पेट्रिकल सिस्टम। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, तो हमारा ये था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो वो, उसमें भी जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। सो वी हैव कंटिन्यूसली endeavored टू अचीव द गारंटी ऑफ इक्वलिटी enshrined in our कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मतलब एक तरीके से फेलियर है, और जो पुराना जो स्ट्रक्चर है सिस्टमेटिकली जैसा होता आ रहा है आर्मी में वैसे ही, जैसे एक मूवी भी थी रिसेंटली, तो उसमें भी ये था, जानवी कपूर की थी ना शायद, हाँ, तो उसमें भी ये दिखाया गया था कि मतलब एक वुमेन किस तरीके से स्ट्रगल करती है, अगर चाहे वो नेवल फोर्सेस ज्वाइन कर रही है, एयरफोर्स ज्वाइन कर रही है, तो वहाँ मतलब एक तरीके से वुमेन के लिए सेपरेट स्टार्टिंग ईयर्स जो थे वहाँ पे सेपरेट जैसे वॉशरूम की फैसिलिटी तक नहीं थी। ये एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है, बाकी और सारी चीज़ें तो हैं, ठीक है। सो एडजस्टमेंट इन थॉट एंड लेटर आर नेसेसरी टू बिल्ड एन इक्वल सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। एडजस्टमेंट इन थॉट एंड लेटर आर नेसेसरी टू बिल्ड एन इक्वल सोसाइटी। द नेक्स्ट, न्यू UIDAI CEO AI चीफ नेम्ड, तो जो
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इनके सौरभ गर्ग को अपॉइंट किया गया है, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, और एज अ सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूआईडीएआई एज अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रिशफल इफेक्टेड बाय द सेंटर थर्सडे में, ठीक है। तो प्रेजेंट ये उड़ीसा कैडर में है, इन 1991 के आईएएस ऑफिसर बैच के हैं, एंड अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द गर्ग एज द सीईओ, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मतलब फैक्ट है। दैन डिस्पाइट पेंगोंग डी एस्केलेशन चाइना थ्रेट रिमेन्स, तो आर्मी चीफ का ये कहना है कि मतलब डी एस्केलेशन प्रोसेस भी चल रही है स्टिल, मतलब पेंगोंग लेक में मतलब चाइना की साइड से जो थ्रेट है वो पूरी तरीके से नहीं बंद हुई है, अभी भी मतलब कंटेंशन जारी हैं और टॉक्स वगैरह चल रही हैं, एंड यही सब चीज़ें बातें उन्होंने की हैं यहाँ पे, ठीक है। देन लॉ एंड कंट्रोल, तो पहले ये जो दोनों आर्टिकल है, राइट्स डिरेल्ड और लॉ एंड कंट्रोल, फिर हम ये आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे आर्टिकल ये हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पासिंग ऑफ GNCTD बिल्स फ्रेम सेंटर हुबरेज रिवर्सेस गेन्स इन दिल्लीज क्वेस्ट फॉर स्टेटहुड अंडरकट्स फेडरलिज्म। तो अभी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 10 दिन के ही अंदर, जब मतलब लोकसभा में ये बिल प्रोड्यूस हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल दिल्ली बिल अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये इसको अप्रूवल भी मिल गया है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा से। तो ये बोला जा रहा है कि श्योरली अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन है दैट प्रपोजेस फार रीचिंग चेंजेस इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, और ये क्या करता है, ड्रास्टिकली ये अंडरमाइन करता है दिल्ली की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी पावर्स को, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था 2018 में उसका भी मतलब ये नहीं केयर करता है ना। सो ये है कि मतलब अपोजिशन ने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पे सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए प्रेसिडेंट के असेंट से पहले, एंड उसके बाद द फार्म लॉ जस्ट बिफोर दिस थ्रू पार्लियामेंट, मतलब जिस तरीके से मतलब फार्म लॉ को नहीं भेजा गया था, है ना, फार्म लॉज तो एक मिनट हाँ, यही है कि फार्म लॉज जस्ट बिफोर दिस थ्रू पार्लियामेंट। तो यहाँ पे यही बोलते हैं कि जो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट है ना, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली स्पेशल पोजीशन है कंट्रीज़ की कैपिटल में, तो यहाँ पे एक तरीके से उनकी क्या है, एक फेडरल कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में, एलजी और जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव बाउंड्रीज एंड एग्जीक्यूटिव। ऑन पेपर दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन स्क्यूड अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट बट ओवर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अगर 20 ईयर्स में देखें तो ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट ही रहे, एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी सारे मतलब ऐसे टाइम भी आए जो एक डेवलप्ड वर्किंग रिलेशनशिप रही। अगर हम बात करें कि जो सिटीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, ठीक है, जैसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली सीएनजी की बात थी, इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो उनको पावर सेक्टर में लाया जाएगा, एंड द मेट्रो, तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो दोनों एलजी और मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में, दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में थी, और काफ़ी ज़्यादा इससे सिटीज़न जो सिटी के जो रेजिडेंट्स हैं उनको बेनिफिट कंटिन्यू मिलते रहे इसके। अभी लेकिन ये है कि एक तरीके से ये political scene had still political pitch and its preference for agitational politics over patent negotiation leads to setback in the involving concord। तो यहाँ पे ये है कि अपेक्स कोर्ट की जो रूलिंग है इलेक्टेड गवर्नमेंट की हैज़ प्री एमिनेंस ऑन ऑल मैटर्स अदर देन पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड इनेबल्ड आप टू टर्न इट्स वेलफेयरिस्ट एजेंडा इनटू पॉलिसीज मैकेनिज्म, है ना, कि मतलब आप बाकी और सारी चीज़ें कर सकते हो लेकिन जो पब्लिक ऑर्डर, लैंड और जो पुलिस है उस पर केवल एलजी को है। तो इसके अलावा अब जो है पूरी तरीके से पावर किसको दी जा रही है, एलजी को दी जा रही है, कि एलजी ही दिल्ली गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक तरीके से एलजी को सिनोनिमस बनाया जा रहा है विद द सिटीज़ गवर्नमेंट। तो ये जो 20 साल से जो एनसीटी में पूरे स्टेटहुड के लिए जो प्रोग्रेस थी, है ना, तो उसको रिवर्स करेगा, एंड ऑल्सो बी अ बैड न्यूज़ फॉर फेडरलिज्म। तो हमारा सहकारी संघवाद है उसके लिए भी ये मतलब एक बुरी न्यूज़ है। द कोर्ट मस्ट स्टेप इन एंड अप्लाइड टू द लॉ द कॉन्स्टिट्यूशनली टेस्ट। अब यहाँ पे राइट्स रिलेटेड यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो निज़ामुद्दीन है वहाँ से पुरी के लिए एक उत्कल एक्सप्रेस चलती है, तो वहाँ से ही जो नन थी, नन के साथ दो दूसरी लड़कियाँ थी, तो वो आ रही थी, ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, बट झांसी रेलवे स्टेशन पे कुछ जो एबीवीपी के वर्कर्स थे, सोशल वर्कर्स, तो उन्होंने ये उन पे एलिगेशन लगा के ये फोर्स कन्वर्जन करा रही है, रिलीजियस कन्वर्जन, फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन। तो उनको पुलिस बुला के और वहाँ से वापस मतलब स्टेशन से बाहर कर दिया, फिर पुलिस स्टेशन ले गए। तो
ये मतलब यंग वुमेन जो भी थी इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि ये इस तरीके की ये कुछ भी चीज़ें नहीं कर रही हैं। और जो बाकी के दो मतलब जो नॉन कैथोलिक ड्रेसेस में थी, तो उन्होंने भी बोला कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। फिर भी उनको उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई। और जो वहाँ के केरला के जो कैथोलिक चर्च है, उन्होंने भी गवर्नमेंट को, अमित शाह प्राइम मिनिस्टर को मतलब ये लिख के भेजा है कि आप मतलब देखो ये क्या चीज़ मतलब हुई है यहाँ पे, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा ये हरेसमेंट नहीं होना चाहिए था फॉर वुमेन। दे वर जस्ट सिंपली ट्रैवलिंग टू वन फ्रॉम अनदर प्लेस टू देयर प्लेस, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। फॉर द रेलवेज, वो हमेशा मतलब रेलवेज की बात करें तो हमने बीच में बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी कि एक ट्वीट किया किसी ने और वहाँ से मतलब जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने हेल्प अपनी भेजी। तो एक डिजिटल अवतार उन्होंने हमेशा शो किया है। न्यू फाउंड पैसेंजर फ्रेंडली फेस एक है, ट्वीट सीकिंग हेल्प और अदर सन्ड्री ग्रीवेंसेस, है ना। लेकिन अभी जो इनका मतलब ऑफिशियल का एक फेलियर रहा है कि ऑर्डिनरी पैसेंजर को भी वो क्या नहीं कर पा रहे, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्ट ऑफ डिमिनेशन। एंड अभी जो रिसेंटली AICTE का डिसीजन था on maths and physics misreads concept of flexibility, deals heavy blow to engineering education. तो यहाँ पे एक कोट से यहाँ पे स्टार्ट किया है जो वेदांगा ज्योतिषा की है, डिराइव फ्रॉम वेदास। लाइक द क्रेस्ट ऑफ द पिकॉक, लाइक द जेम ऑन द हेड ऑफ अ स्नेक, सो इट इज़ मैथमेटिक्स एट द हेड ऑफ नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब ये जो था ये संस्कृत में था ये श्लोका। और ये है श्लोका, यथा शिखा मयूराणम नागानम मयूर यथा। आप मतलब पढ़ सकते हो, मतलब समझ में आ गया होगा कि जो मैथमेटिक्स है वो भी मतलब सारे नॉलेजेस की एक तरीके से क्या होता है, हेड होता है ना, ऑफ ऑल द नॉलेज। तो देख लेते हैं कि क्या इस आर्टिकल में लिखा गया है। सो अप्रूवल प्रोसेस जो है हैंडबुक का अभी रिलीज होगा बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फॉर फोर्थ कमिंग ईयर, वेर इन इट अनाउंस्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे इन्होंने क्या अनाउंस किया कि क्लास 10th और 12th में अगर आपको आने 12th के बाद अगर आपको इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन्स लेना है, ठीक है, तो आपको 10th और 12th में आपको फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स की नीड नहीं है, ये आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रह जाएंगे। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसने भी ये कहा है कि उनकी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी है मस्ट बी गिवन टू मैथमेटिक्स एट प्री प्राइमरी लेवल एंड इन सम वेज स्पीकिंग ऑफ मेकिंग मैथमेटिक्स मैंडेटरी दैट लेवल टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल। कि मतलब इतना होना चाहिए कि जो प्रायोरिटी किस में मिलनी चाहिए, जो प्री प्राइमरी लेवल है, ताकि वहाँ पे बच्चों के जो मैथमेटिक्स जो स्किल्स है, जो फाउंडेशनल एटलीस्ट जो बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल्स है, उस लेवल तक वो अचीव कर ले। बाकी जो मैथमेटिक्स है वो हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, हमारी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, हमारे माइंड को और ज़्यादा शार्पन करता है, और वो हमारी डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई होता है। लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स ये डिसीजन आया है। एंड जो प्रोविज़न होंगे इसके, मल्टीपल चॉइसेस ऑफ कोर्स इन द NEP हैज़ बीन प्रिवर्सली इंटरप्ट टू मेन एंड इंक्लूड कोर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एंड अदर साइंसेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे है एक तरीके से ये कंप्लीट मिसप्लेस कंसेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि कुछ जो सेक्शन है स्टूडेंट का वो बेनिफिट इससे हो सकते हैं, लेकिन जो एज अ कंट्री, एज अ होल कंट्री की बात करें, इट कुड प्रूव द प्रोवर्बियल ट्रोजन हॉर्स, है ना। तो ये अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, ये एक डिस्टिंग्विश्ड प्रिंसिपल होता है, डिसिप्लिन्स होता है, जो एक क्या होता है एप्लीकेशंस के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे 0 to infinite, and at times differentiates between chaos and stability, sometimes integrates different disciplines of knowledge। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट के हैं, तो मैथमेटिक्स हर चीज़ में मतलब यूज़ होती है। अगर हम जैसे अगर बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, अगर इंजीनियरिंग क्या है, शरीर है, बॉडी है, तो उसकी आत्मा कौन है, फिजिक्स है, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग की सोल है, आत्मा। सो देयर कैन नॉट बी इंजीनियरिंग विदाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। नो अमाउंट ऑफ ब्रिज, कि ऐसा बोला गया था ना कि ब्रिज प्रोग्राम के थ्रू जो इन बच्चों को मतलब जो बेसिक स्किल्स लैक कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो उनको उनके लेक्चर दे दिए जाएंगे। तो ये बोला गया है कि नो अमाउंट ऑफ ब्रिज प्रोग्राम दैट द हैंडबुक टॉक्स अबाउट कैन फिल द गैप इफ द स्टूडेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड। अब ये बेसिक एग्जाम्पल कुछ है कि अगर जैसे सपोज इसरो है या फिर बार्क है, DRDO है, तो यहाँ पे अगर
आर्ट्स के बैकग्राउंड के कोई बच्चे मतलब यहाँ रिसर्च करने चले जाएं तो वो क्या रिसर्च करेंगे जब मतलब उनको वाली स्टडी उन्होंने नहीं किए है, ऑब्वियसली मतलब इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस है ना कि नहीं कर पाएंगे ऐसी स्टडी। तो जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो, अगर हम बात करें अपने प्राचीन भारत की, हमारे एंशियंट इंडिया में जो स्कॉलर्स थे, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त गुप्त और भास्कराचार्य एंड वराहमिहिर, तो इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया था मैथमेटिक्स पे। और जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है और ज़ीरो का जो कंसेप्ट है, ये पूरे वर्ल्ड को इंडियन मैथमेटिशियंस ने ही दिया है। और ट्रिग्नोमेट्री, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सेन एंड कॉस वर एडवांस्ड इन इंडिया एंड मैथमेटिकल्स मार्वल लाइक जंतर मंतर, ये हमारे जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, कोणार्क टेम्पल में सारे हमारे हेरिटेज के फॉर्म में है। तो एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा जो एक अमेजिंग इंटरमिक्स है एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का। और अगर मतलब हमारे पहले टाइम में इन सब मैथमेटिक्स में अगर जोर नहीं दिया जाता तो हम ये सारी चीज़ें तो नहीं बना पाते ना। सो व्हाई डू वांट टू जंग दिस रियल लेगेसी एंड क्लियर एडवांटेज। तो मैथमेटिक्स को बोला गया है यहाँ पे कि इट्स इज अ मदर ऑफ ऑल साइंसेज एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पे सर्किट इक्वेशन जो होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना सॉल्व नहीं हो सकती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट कैलकुलस, कैलकुलस की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रिपल इंटीग्रल्स एंड इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पे पहले जानना होगा आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन डिफरेंशियल, इंटीग्रल, कैलकुलस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तभी आगे सारी चीज़ें होंगी। अब यही सब बातें की गई कि जैसे सिविल इंजीनियर है वो मेजर करता है कि जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है, अगर उसे कोई केमिकल इक्वेशन अप्लाई करना है टू जज इस स्ट्रेंथ, है ना। तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वेव्स, डाइवर्जेंस सॉरी। तो यहाँ पे सारी बातें बताई गई है कि इफ़ प्रोग्रामर्स आर वर्किंग ऑन हाई एंड टेक्नोलॉजी, मतलब आज के ज़माने में हम बात कर रहे हैं जहाँ पे एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ की, जहाँ पे माइनिंग होती है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल मैथमेटिक्स की अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है तो ये सारे जो काम है, ये सेक्टर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे चाहे हमें वो मैथमेटिक्स हो, स्टैटिक्स हो, कैलकुलस हो या फिर प्रोबेबिलिटी हो, तो उन सब में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल जो है क्लियर होने चाहिए। सो व्हाट इम्पैक्ट वुड दिस डिसीजन हैव द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन इन जनरल ऑन जेई एग्जाम इन पर्टिकुलर। तो जेई एग्जाम की भी मतलब क्या रेलेवेंस रह जाएगी। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, मैथ्स सब्जेक्ट को लेना ही, मतलब अपने जो फिजिक्स वगैरह है इनको लेना ही, ऑप्ट करना ही, मतलब ऑप्ट आउट हो जाएंगे इन प्रोग्राम से, क्योंकि जब उनको इंजीनियरिंग एजुकेशन में ऐसे ही एडमिशन मिल रहा है बिना ये सब पढ़े, तो क्यों ये माथा पच्ची करें, है ना। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स देमसेल्व्स वुड प्लमेट, प्लमेट मतलब कि ड्रेस्टिकली, मतलब ड्रॉप डाउन हो जाना किसी की इम्पोर्टेंस। तो ये है, इफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग डू नॉट स्टडी देम हु एल्स वुड इन फ्यूचर। मतलब देखो सभी की ज़रूरत है ना, हमें यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो, मैनेजरियल लेवल की स्किल हो, वो अलग कंसेप्ट हो गया। लेकिन यहाँ हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, रिसर्चर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो चीज़ तो आपको करनी ही चाहिए ना, सिलेबस में इंक्लूड। सो इट विल रिड्यूस द पूल ऑफ फ्यूचर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स। हमारी कंट्री को एक अच्छे जो फ्यूचर साइंटिस्ट है भविष्य में वो नहीं मिल पाएंगे, इंजीनियर्स नहीं मिल पाएंगे। इसके हमें एडवर्सली इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ, इसरो, और जो बार्क है, टीआईएफआर है, इंटरनेशनली भी हमारी जो इंडियन साइंटिस्ट की जो क्रेडिबिलिटी है इंजीनियर्स की, वो भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी। सो फॉर्चुनेटली एक रिट है ऑफ द एआईसीटी डज नॉट रन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, आईसीआर, दे क्रिएटेड अंडर सेपरेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। तो यही सब बातें बोली गई हैं कि अगर पिछले हम लास्ट टाइम पे बात करें तो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सीट हैं वो भी पूरी तरीके से फिल्ड नहीं होती है। लास्ट 5 ईयर्स में हैज़ बीन ऑलमोस्ट 40% सीट जो है वो नॉट गेटिंग फिल्ड। और ये एकेडमिक ईयर में भी 180 प्रोफेशनल कॉलेजेस थे, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट थे, तो ये सब शट डाउन हो गए थे, है ना, कोविड पैंडमिक ईयर में। तो ये सब बातें हैं कि हमें मतलब इस सारी चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, और मैथमेटिक्स तो इम्पॉर्टेंट है, उसको यहाँ से एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ये कुछ आर्टिकल रह जाते हैं। नेट ज़ीरो इज़ंट ज़ीरो सम, ये क्लाइमेट चेंज जो कार्बन रिडक्शन है, कार्बन एमिशन मतलब उसका रिडक्शन होना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसके अलावा जॉइंड बाय हिस्ट्री एंड फ्यूचर, ये बांग्लादेश इंडिया के रिलेशन पे है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो ये आर्टिकल मैं अभी नहीं डिस्कस कर पा रही हूँ, मैं
जब भी टाइम मिलेगा, सो आई विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। ये श्रीलंका से जो एब्सटेन कर लिया है वो है। एंड नॉर्थ कोरिया फायर्स 2 बैलिस्टिक मिसाइल इन चैलेंज टू बाइडेन। तो मेनली बस न्यूज़ बता देती हूँ अभी कि न्यूजीलैंड ने एक हाउस अप्रूव पे किया है कि पेज लीव्स आफ्टर मिसकैरेज भी अगर हो जाता है तो लीव मिलेंगी। एंड यूएस ब्रिटेन ब्लैकलिस्ट म्यांमार मिलिट्री कंट्रोल कंपनीज। चाइना ने जो फॉरेन ब्रांड्स हैं, तो जिनजियान में अभी आपको बताया कि 27 यूरोपियन यूनियन और इसमें यूएस ब्रिटेन कनाडा ने ट्रैवल और फाइनेंशियल सैंक्शन लगाए हैं 4 चाइनीज़ ऑफिशियल पे कि उन्होंने जिनजियांग में जो अब्यूजेस चल रहे हैं ना, जो कम्युनिटी है उइगुर मुस्लिम्स की, तो वहाँ पे वो अटैक कर रहे हैं, उन पर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उन लोगों का। तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो जैसे ज़ारा, नाइकी एंड न्यू बैलेंस, एडिडास, बर्बेरी और H&M, तो इन सब ब्रांड्स पे यहाँ पे बैन लगा दिया है। मतलब एक तरीके से वो बाइकआउट करना चाहते हैं पूरा। सो ये है। एंड स्टार्टअप लिस्टिंग रूल्स जो है सेबी ने रिलीज़ किए हैं। आप सेबी का बता सकते हैं कि कब ये, मतलब कौन सी बॉडी है, किस नेचर की है और कब ये इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो स्टार्टअप टू लिस्ट अंडर इट्स इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क। तो ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में हुआ था और अभी कोई भी लिस्टिंग अभी इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं है। देन गूगल सर्चेस मिरर न्यू नॉर्मल वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ठीक है। इसके अलावा जो मेन है न्यूज़, ई टेंडरिंग पोर्टल के बारे में था। प्रणीत, ठीक है, प्रणीत जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल पीएसयू है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, हैज़ एस्टैब्लिश ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत। तो ये क्या करेगा, जो पेपर वर्क है उसको कम करेगा एंड ईज ऑफ ऑपरेशन, मेकिंग द टेंडरिंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड सर्टिफाइड स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। तो ये है, ओके। इंडिया की टीबी रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे है। आप ये बता सकते हैं कि वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट किया गया था। अभी रिसेंटली किया जाता है, मतलब मार्च में ही होता है। आप डेट बता सकते हैं एंड उसकी थीम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये केसेस हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।